हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने कोश, उपकोश और कक्षकों के बारे में बात की थी और ये जाना था कि कोश, उपकोश और कक्षक आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं और साथ ही इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कौन कौन से नियम दिए गए हैं। आज हम इन्हीं के बारे में अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और क्वांटम संख्याओं के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लेकिन क्वांटम संख्याओं को पढ़ने से पहले आप केमिस्ट्री क्लास 6 में जो कोश, उपकोश और कक्षकों के बारे में जानकारी दी गई है उसे जरूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है और वो है क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हमें किन किन या हमें किस किस बारे में जानकारी देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, पहले बात करते हैं क्वांटम संख्याएं होती क्या है। तो क्वांटम संख्याएं जो है वो 4 संख्याओं का समूह है। तो यहां पर जो आप देख सकते हैं कि क्वांटम संख्याओं की जो संख्या है वो 4 है। ये 4 प्रकार की होती हैं जो हमें निम्न के बारे में जानकारी देगी। और निम्न क्या क्या है? स्थिति और ऊर्जा अर्थात कक्षा या कोश के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन का जो भी इस तरह से कोश होगा या उसकी जो कक्षा होगी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा है, हमें उपकोश के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी जो सब शेल है, उप ऊर्जा स्तर है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपको इस तरह से उपकोश के कक्षकों के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी तीसरा जो स्तर है वो है उपकोश के जो कक्षक होंगे, जो ऑर्बिटल होंगे, उनके बारे में। और फिर है इलेक्ट्रॉन का चक्रण, यानी इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा क्या है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से घूम रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो आपको याद होगा कि हमने जब परमाणु संरचना पढ़ी थी तो ये कहा था कि केंद्र में इस प्रकार से धनात्मक आवेश होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इस तरह से। तो ये जो इस प्रकार से चक्कर लगाने वाले क्षेत्र हैं, इन्हें नील्स बोहर ने काफी, जिसे आप कह सकते हैं, विस्तार से डिस्क्राइब किया था और इनके बारे में विभिन्न जो संकल्पनाएं हैं उनको बताया था। लेकिन आगे के जो प्रयोगों में जानकारी मिली कि ये कोश जो हैं वो आगे फिर इस तरह से उपकोश, और उपकोश जो है वो कक्षकों में विभाजित होते हैं या कक्षकों में बंटे होते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले क्लास में इन सबको डिटेल में डिस्कस किया। तो आइए देख लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का मुख्य क्षेत्र है, जहां पर इस प्रकार से नाभिक के चारों, जैसे एक नाभिक है और उस नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो क्षेत्र, इसे हम कोश या शेल कहेंगे। आपको याद होगा कि नील्स बोहर ने इन्हें KLMN या 1 2 3 4 से डिनोट किया था, यानी इन्हें KLMN या 1 2 3 4 से भी लिख सकते हैं। फिर इन शेल के अंदर होते हैं उपकोश या सब शेल। तो आपको याद होगा कि हमने 4 प्रकार के सब शेल की बात की थी, S, P, D और F। तो ये 4 प्रकार के सब शेल होते हैं। फिर इन सब शेलों में होते हैं कक्षक, और आपको याद हो कि S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं, D में इस प्रकार से 5 कक्षक थे और F में 7 कक्षक थे। तो S, P, D, F में इस प्रकार से कक्षकों की संख्या हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस की थी। फिर उसके बाद में 3 स्तर तो चलिए हमारे पास में आ गए हैं। अब हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। तो एक बार प्लीज उसको जाकर के फिर से देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस प्रकार से है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में नहीं घूमते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो एक जानकारी हमें यह भी चाहिए होगी कि पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है। चक्रण से मतलब है कि वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किस प्रकार से। तो ये जो 4 एक तरह से मुख्य जो बातें हैं, इनके बारे में सूचना देने वाले जो नंबर्स हैं, इन्हें हम क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब कौन सी क्वांटम संख्या हमें किस बारे में जानकारी देते हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो कोश है या शेल है, जैसे KLMNO या 1 2 3 4, इनके बारे में जानकारी देने वाले जो क्वांटम संख्या है उसे कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो सीधी सी बात है कि मुख्य क्वांटम संख्या या इस तरह से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें जानकारी देगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है। कोश से मतलब है कि वो 1 2 3 4 या KLMN वालों में से किस कोश में घूम रहा है। यानी अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान लीजिए 1 मिलता है,
तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो k कोश में, या अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो l कोश में। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोश की जानकारी देगी या मुख्य कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताएगी। फिर इसी तरह से उपकोश के बारे में बताने वाली जो क्वांटम संख्या है उसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कक्षकों के बारे में जानकारी मिलेगी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या से, और इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की जानकारी होगी चक्रण क्वांटम संख्या से। तो आप देख सकते हैं 4 क्वांटम संख्या हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोश को बताएगी, द्विगुंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश में घूम रहा है उसकी जानकारी देगी, और इलेक्ट्रॉन के कक्षक के बारे में जानकारी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा क्या है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके बारे में जानकारी हमें चक्रण क्वांटम या स्पिन क्वांटम नंबर से मिलेगी। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम संख्या है। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं को आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे हमने पहले बात की है कि ये हमें मुख्य कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताती। तो सबसे पहले कि इससे इलेक्ट्रॉन के कोश का पता चलता है। अब कोश का मतलब KLMN यानी 1 2 3 4, तो जो भी इसका नंबर होगा उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन के कोश की जानकारी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में। जैसे मान लीजिए अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो L कोश में घूम रहा है या दूसरे कोश में घूम रहा है। फिर उसके बाद में यह कक्षा के आकार और ऊर्जा का निर्धारण करता है। आपको याद होगा कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं कोशों की ऊर्जा बढ़ती। नील्स बोहर के परमाणु सिद्धांत में हमने ये बात देखी थी कि जो कोश नाभिक के पास में है उनकी ऊर्जा कम है, और नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉनों जो कोश है उनकी ऊर्जा बढ़ती। ये आप पिछले टॉपिक में देख सकते हैं। फिर उसके बाद में n का मान बढ़ने से कक्षा की ऊर्जा बढ़ती। पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि जैसे जैसे परमाणु में कोशों की संख्या बढ़ रही है या कोश जो है वो नाभिक से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। नाभिक के पास स्थित जो कोश है उनकी ऊर्जा सबसे कम, और नाभिक से सबसे दूर स्थित कोश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है, मतलब इसका मान जो है मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 या माइनस में नहीं होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव पूर्णांक होगा, यानी 1 2 3 4 और आगे भी। इसका मान 1 2 3 आदि हो सकता है। तो ये मुख्य क्वांटम संख्याओं के बारे में जानकारी के कुछ पॉइंट्स दिए गए। मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोश के बारे में बताएगी, और साथ ही ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का भी निर्धारण करती है, क्योंकि अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले कोश में है तो उसकी ऊर्जा कम है, और इलेक्ट्रॉन अगर चौथे कोश में है तो उसकी ऊर्जा का मान अधिक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या कोश के बारे में जानकारी देगी। अगली क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब कोशों के अंदर होते हैं उपकोश, तो उन उपकोशों के बारे में जानकारी हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या से मिलेगी। तो यह घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग जो एंगुलर मोमेंटम और उपकोश को बताती। अब आपको याद होगा कि उपकोश 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। तो यह कक्षक की त्रिविम आकार को परिभाषित करती। त्रिविम आकार से मतलब है जैसे L का मान 0 1 2 3 हो सकता है, और ये उपकोश S P D F के लिए होगा, यानी S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। तो यहां पर एक चीज देख सकते हैं, त्रिविम आकार से क्या मतलब है। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि S कक्षक की आकृति गोलाकार होती, इसी तरह से P की आकृति जो है वो डंबल के आकार की होगी, D कक्षक की D उपकोश की जो आकृति है वो द्विडंबल होगी, और F की आकृति जो है वो जटिल होती। तो जैसे हमें पता लगे कि L का मान 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये S उपकोश की बात कर रहा है और S की आकृति गोलाकार होती। इसी तरह से अगर हमें L का मान 1 मिलता है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जो P उपकोश की बात हो रही है और इसकी आकृति डंबल के आकार की होगी। जैसे मान लीजिए 2 क्वांटम संख्याएं, जैसे एक क्वांटम संख्या है 2 और दूसरी क्वांटम संख्या है 1, तो यहां से इससे इन दोनों से हमें उसके कोश और उपकोश की जानकारी हो जाएगी। 2 का मतलब KL यानी ये L कोश में घूम रहा है, और 1 का मतलब है यहां पर P, तो यहां पर बात हो रही है 2P उपकोश की। तो इस तरह से हम कक्षक की जो उपकोश है या इलेक्ट्रॉन का जो उपकोश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या से।
फिर मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए इसका मान 0 से n-1 तक होता है। जैसे अगर मान लीजिए मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो L का मान जो है वो 0, 1 और 2 हो सकता है, यानी इससे ज्यादा या इसके बराबर नहीं हो सकता। यानी n का मान 3 है तो L का मान 0, 1, 2 हो सकता है, या इसी तरह से n का मान अगर 2 है तो L का मान 0 और 1 हो सकता है, कभी भी 2 नहीं होगा। तो L के मान 0 से 1 तक हो n-1 तक हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप एक चीज यहां पर देख सकते हैं कि जितने उपकोष हैं उसमें उतने ही जितना कक्षक का नंबर है उसमें उतने ही उपकोष होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पहले कोष की बात करेंगे तो उसमें एक ही कोष होता है, एक ही उपकोष होता है। पहले कोष में जैसे K में आप बात करेंगे तो एक ही कोष होगा, वो एक ही उपकोष होगा, सब शेल होगा। इसी तरह से L की बात करें तो उसमें 2 उपकोष होंगे। इसी तरह से अगर हम M की बात करें तो उसमें 3 उपकोष होंगे, और N की बात करें तो उसमें 4 उपकोष होंगे। तो ये नंबर जो है वो यहां से आता है कि मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए L के 0 से n-1 तक मान हो सकते हैं। फिर उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब तीसरा जो स्तर है कक्षक, उसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें कक्षक की दिशा या कक्षक की बारे में जानकारी देता है, यानी किसी पर्टिकुलर उपकोष में कौन सा कक्षक। जैसे S में तो चलिए एक ही होता है, लेकिन अगर हम P में बात करेंगे तो P में 3 कक्षक होता है। या इसी तरह से अगर आप D में बात करेंगे तो D में 5 कक्षक होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। और F में बात करेंगे तो उसमें 7 होंगे। ठीक है। अब P में से कौन सा, ये पहले वाला, मिडिल वाला या तीसरे वाला, या इसी तरह से D में 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सा, या F के इन सातों में से कौन सा कक्षक, इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो हमें तीसरी क्वांटम संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती। इसे हम M से डिनोट करते हैं। इसका मान L पर निर्भर करता है। L यानी जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, जाहिर सी बात है कक्षकों का मान जो है वो उपकोषों पर निर्भर करेगा। इसका मान L के किसी एक मान के लिए -L से 0 सहित +L तक हो सकता है। जैसे मान लीजिए L का मान जो है वो 2 है। 2 का मतलब है इस तरह से कौन सा होगा, ये D कोष की उपकोष की बात हो रही है। D यानी उसके 5 कक्षक होंगे। तो 5 कक्षकों में M का मान कौन कौन सा होगा, -2, यानी माइनस से लेकर के +L और उसमें 0 सहित, -L, -2, -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। तो इन पांचों जो कक्षक होंगे, जो 5 कक्षक होंगे D के, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया -2 वाला, ये -1, ये 0, ये +1 और ये +2। तो इस तरह से D के जो सभी कक्षक हैं उनकी जानकारी हमें मिल जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि अगर L का मान लीजिए कि इस प्रकार से 1 है, तो 1 का मतलब है कि किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है P की। तो P की 3 कक्षक हैं। तो इसके लिए हमें कैसे जानकारी मिलेगी, -1, 0 और +1। तो ये हो गया -1, ये हो गया 0 और ये +1। तो इस तरह से हमें किसी उपकोष के कक्षकों की जानकारी मिल जाती। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, वो हमें कक्षकों की जानकारी देती। मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में, और तीसरी क्वांटम संख्या यानी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो हमें कक्षक की जानकारी प्रदान करती है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कक्षक में चक्कर लगा रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है कि M के कुल मान 2l+1 हो सकते हैं। 2l+1 से मतलब है कि जैसे अगर आप L बराबर 2 रखते हैं यानी D है, तो इसमें कितने कक्षक होंगे, तो आप देखिए -2, -1, 0, +1 और +2, तो 5 हो गए। तो अगर आप 2 की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो यहां से आपको 5 आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर यहां पर 3 रखते हैं यानी F, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 + 1 7 हो गए। तो F में 7 कक्षक होते हैं। तो कक्षकों के बारे में जानकारी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। अब चौथी और अंतिम क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या।
देखिए चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन के घूमने की जानकारी देती, यानी इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा क्या है इसके बारे में जानकारी देने वाली जो क्वांटम संख्या है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। किसी कक्षा में या आप कहेंगे किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चक्कर लगाएगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। और इस तरह से किसी एक कक्षक में 2 जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए। यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करने वाली जो क्वांटम संख्या है वो चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर है। फिर उसके बाद में कि इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए 2 प्रकार के चक्रण संभव है, यानी इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही दिशा में चक्कर लगा सकता है, एक तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त और दूसरा वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। एस के +½ या -½ मान हो सकते हैं, यानी इसके 2 ही मान है। +½ का इसका मतलब है क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त और -½ का मतलब है वामावर्त। ठीक है, तो चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन में कोणीय संवेग होता है, तो हमें इस क्वांटम संख्या से ये जानकारी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हमारे पास में 4 क्वांटम संख्याएं आ गई। एक है मुख्य क्वांटम संख्या यानी n, दूसरी है द्विगुंशी क्वांटम संख्या यानी l, तीसरी है m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी है इस प्रकार से s या स्पिन क्वांटम नंबर। ये तो 4 क्वांटम संख्या है। अब इन चारों क्वांटम संख्याओं से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन के कोश की जानकारी मिलती है n से, l से हमें मिलेगी उपकोश की जानकारी, उसके बाद में m से हमें इस प्रकार से उसके कक्षक की जानकारी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी के लिए हमें स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है और चारों जो है उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जानकारी हमें प्रदान करती है, कोश, उपकोश, कक्षक और चक्रण यानी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अब कुछ एक इस पर एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इस किसी क्वांटम संख्या से ये या क्वांटम संख्याओं के सेट से ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में कौन से कोश के किस उपकोश के कक्षक में किस दिशा में चक्कर लगा रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है जिसमें मान लीजिए कि क्वांटम संख्याओं का जो मान है वो 2, 1 और इस तरह से 0 और +1/2 है। आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो इस तरह से मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान है, 1 जो है वो उपकोश यानी जो द्विगुंशी क्वांटम संख्या या l का मान है, 0 जो है वो इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या या इस तरह से जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका मान है और +½ जो है वो चक्रण क्वांटम संख्या का मान है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं n का मान 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो l या दूसरे कोश में चक्कर लगा रहा है। इसके बाद में l 1 है यहां पर, तो आपको याद होगा l का मान 0, 1, 2, 3, तो ये इस तरह से s p d f के लिए होता है। तो यहां पर 1 है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया p, तो ये हो गया 2p। अब p में कौन सा है, p में 3 कक्षक है, तो p का मान अगर 1 है तो यहां पर इसका मान होगा -1, इसका होगा 0 और इसका होगा +1। तो ये बीच वाले कक्षक में और क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सभी जानकारी इससे मिल जाती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर 3, 2, 1 और -½ हो, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बात हो रही है KLM यानी m या तीसरे कोश की, यहां पर 3 हो गया। उसके बाद में 2 मान जो है वो इस प्रकार से d का है, तो यहां हम लिख सकते हैं 3d। ठीक है, अब d में कौन से कक्षक हैं, तो d के 5 कक्षक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया -2, ये हो गया -1, 0, +1 और +2। यहां पर ये +1 की बात हो रहा है, यानी इस कोश की बात हो रही है, इस कक्षक की बात हो रही है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बारे में। तो इस तरह से इन 4 संख्याओं के सेट से हम इलेक्ट्रॉन की जो
स्थिति है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। स्थिति का मतलब कौन से कोश में है, किस उपकोश में है, किस कक्षक में है और घूमने की दिशा क्या है। तो ये चारों क्वांटम संख्याएं इस प्रकार से। अब इन चारों क्वांटम संख्याओं पर एक नियम दिया गया है और इस नियम को हम किस प्रकार से देख सकते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, सबसे पहले कि किसी अक्ष के दो अभिविन्यास होते हैं, ये उसके बारे में बता रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या में, या उसके बाद हम देखें तो किसी कक्षक में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और दोनों का चक्रण कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो अब देखिए, अब हमें जो है चारों क्वांटम संख्याएं पता लग गई, N, L, M और S। अब इनके आधार पर एक नियम दिया गया है जिसे हम पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। एक वैज्ञानिक है पाउली और उन्होंने ये नियम दिया था, इस कारण से इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। अब इसे अपवर्जन नियम क्यों कहते हैं? देखिए, अपवर्जन का मतलब होता है किसी चीज की मनाही, किसी चीज को इस प्रकार से जब वर्जित किया जाता है, मना किया जाता है, तो वो एक तरह का अपवर्जन है। तो यहां पर पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? तो सबसे पहले इसे जो वॉल्फगंग पाउली है उन वैज्ञानिक ने दिया था, वैज्ञानिक का नाम है, और चारों क्वांटम संख्याओं की संकल्पना के बाद दिया गया। यानी जब क्वांटम संख्याओं की संकल्पना दे दी गई किसी परमाणु के विभिन्न कोशों, उपकोशों या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए, तब उसके बाद ये नियम दिया गया। अब ये नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु में, किसी एक परमाणु के अंदर की बात हो रही है, मतलब अलग अलग परमाणुओं के बारे में नहीं, किसी एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं हो सकते। यानी कि चारों क्वांटम संख्याएं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक जैसे नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अगर दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या एक जैसे होगी तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाएंगे। किसी भी परमाणु के किसी भी एक परमाणु के अधिकतम या किसी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं। यानी अगर आप देखें तो N, L, M तक के मान समान हो सकते हैं, लेकिन S का मान अलग होगा ही होगा। या आप कहें कि इन तीनों में से अन्य तीन अलग हो सकती है लेकिन एक अलग होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p कक्षा के बीच वाले इस कक्षक में चक्कर लगा रहा है, तो आप देखेंगे सबके लिए n दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, मतलब यहां पर अगर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए NLM और NLM के मान समान होंगे। यानी n का मान जो है वो 2 होगा, जो L का मान है वो इस तरह से 1 होगा, M का मान 0 होगा। तो दोनों के लिए ये मान तो समान रहेंगे, लेकिन एक के लिए होगा +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए होगा -½ तो इस तरह से पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। और देखिए, अगर चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान हो गए तो फिर हम कैसे दो अलग एक ही परमाणु के दो अलग इलेक्ट्रॉनों को पहचान पाएंगे? तो इसके लिए ये है कि किसी भी एक परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक जैसी नहीं हो सकती। तो ये क्वांटम संख्याओं के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हमारा जो परमाणु संरचना का जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं परिभाषाओं के तौर पर, जैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या वगैरह क्या होती है, या इसी के आधार पर हम बात करेंगे कि परमाणु की जो संरचना हमें मिली है अभी तक जो हमने देखी है कि परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के बाद इस प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, फिर उसमें कोश, उपकोश या अन्य प्रकार की जानकारी हमने प्राप्त की। तो इनके क्या अनुप्रयोग हैं, इनसे किस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटित होती, उनके बारे में बात करेंगे कि नाभिक जो है वो किन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। ये सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।